हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सीआईबी का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एडवांस बैंक मैनेजमेंट है, इसकी यूनिट 5 के बारे में, जो मॉड्यूल फर्स्ट में आते हैं। बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और सजेशन जरूर दीजिएगा कि हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। आइए दोस्तों, सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं, टाइम को ना खराब करते हुए। देखते हैं कि बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल होता है उसको इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। इकोनॉमिक साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेट करता है। ये इकोनॉमी में जो अप डाउन होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2020 में क्या हुआ था, जीडीपी -23 पे चली गई थी। तो जो 23 पे चली गई थी, तो अब क्या होगा, कहीं अप भी होगा। ऐसा नहीं कि -23 में ही रहनी है, यानी अप होगा। तो जो अप डाउन इकोनॉमी में होता है वही बिजनेस साइकिल है या इकोनॉमिक साइकिल है। तो इस चैप्टर में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, दूसरा फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि दिस पीरियोडिक है, इरेगुलर एंड अप डाउन मूवमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? एक इकोनॉमी में पीरियोडिक है। कैसा है? पीरियोडिक है, बट कैसा है? इरेगुलर है। मतलब पीरियोडिक तो है, मतलब इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल में अप डाउन आएगा, वो पीरियोडिक है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कितने दिनों के बाद में अप होगा, कितने दिनों के बाद में डाउन आएगा। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसमें कितने दिनों के लिए अप आएगा, कितने दिनों के लिए डाउन आएगा, ऐसा इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है। अब देखते हैं कि रेफर टू इकोनॉमी बाइट, रेफर टू इकोनॉमी बाइट fluctuations in the economy activity over several months or years, not a single day। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो अगर हम बात करें रेफर इकोनॉमी के, तो इसमें जो क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होता है इकोनॉमी एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस होता है ये ओवर सेवरल मंथ और ईयर्स होता है। कैसा होता है? ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर्स होता है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि 2 महीने तक डाउन रहेगा, 2 महीने के बाद में अप हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अप रहता है तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, या 2 महीने, 10 महीने, 20 महीने मतलब अप चलता रहता है, उसके बाद में डाउन होता रहता है। अब डाउन का भी इसमें कोई ये नहीं है कि इसके डाउन कब होगा, डाउन कभी भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीधा सा ये है कि इसमें अप और डाउन होता है। वो किस वजह से होता है, उसकी कई एक वजह हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई या कोई आपदा आ गई, ऐसी हजारों प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल इज नॉट द प्रिडिक्टेबल। ये जो बिजनेस साइकिल होते हैं, इकोनॉमिक साइकिल होते हैं, ये कोई भी कैसे होते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। यानी इसको हम प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते, यानी इनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि मतलब डाउन कब आएगा या अप कब आएगा। थोड़ा दोस्तों, हम डाउन अप की जब बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि जो इसके जो साइकिल होते हैं, इसके साइकिल में 4 चीजें आती हैं। बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है और ग्रोथ आता है या रिकवरी आती है। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते, हमको ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कब इसमें बूम आएगा, कब इसमें रिसेशन आएगा, कब इसमें डिप्रेशन आएगा, कब इसमें रिकवरी आएगी।
मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। ये कोई रेगुलर नहीं है। रेगुलर का मतलब है ये नहीं है कि 2 महीने में अब 2 महीना अप रहना है, 2 महीने डाउन रहना है, ऐसा कुछ भी इसमें कंफर्म नहीं है। रिपीटेटिव है और ये रिपीटेटिव है, लेकिन रिपीटेटिव का मतलब ये नहीं है कि मतलब कितने दिनों में रिपीट होना है, क्या होना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये रिपीटेटिव फेनोमिना, ये एक केवल रिपीटेटिव फेनोमिना, यानी रिपीट होगा, लेकिन कब होगा, अचानक में होगा, सडनली होगा। लाइक स्विंग द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। इट इज टाइमिंग इन रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। इसकी जो टाइमिंग होगी वो रैंडमली होगी, रैंडम होगी, और इसकी कोई भी भविष्यवाणी हम पहले से नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमी में, बिजनेस में अप कब आएगा और डाउन कब आएगा। लीड टू इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल फर्म एंड इकोनॉमी एज अ होल। इसमें सारी फर्मों का जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं उनको एज एंड द इकोनॉमी एज अ होल, उसमें होल इकोनॉमी को का अध्ययन इसमें किया जाता है। होल इकोनॉमी का अध्ययन किया जा सकता है, किया जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक एरिया वाइज में देख लिया कि भाई इसका ये डाउन जा रहा है तो उसी के हिसाब से बिजनेस साइकिल बन गया, नहीं। बिजनेस साइकिल एक एज अ होल इकोनॉमी का होता है। बिजनेस साइकिल इज मेजर्ड बाय फ्लक्चुएशन इज रियल जीडीपी। ठीक है, ये एक रियल जीडीपी से बिजनेस साइकिल को मेजर किया जाता है। बिजनेस साइकिल को किससे मेजर किया जाता है? रियल जीडीपी से मेजर किया जाता है। जैसा कि हम एक पिक्चर को देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि डाउन है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हम बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। जैसे रेड वाला डाउन गया, ग्रीन वाला अप गया, फिर रेड वाला डाउन गया, फिर ग्रीन वाला अप गया। यानी हम कह सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इस पिक्चर को देख करके हम क्या देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस पिक्चर को देख करके पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये लगती है कि इसमें क्या है कि ये वेव वाइज है, यानी एक वेव की तरह है, यानी एक लहर की तरह है। अप डाउन एक लहर की तरह है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये रेगुलर रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग नेचर का मतलब जैसे पीक हुआ, फिर ये रेड वाला डाउन गया, फिर कुछ दिनों के बाद में ये रेड वाला डाउन गया, ग्रीन वाला अप गया, फिर ये ग्रीन वाला अप गया। यानी ये क्या है, रिकरिंग है, मतलब सेम चीज को ही रिपीट हो रही है कुछ टाइम ऑफ इंटरवल। कुछ टाइम के इंटरवल पे क्या होता है, सेम चीज इसमें हो गई। तो यानी एक तो ये रिकरिंग नेचर हो गया, एक ये क्या हो गया, वेव लाइक हो गया, मतलब ये वेव की तरह क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसे कर रहा है, एक वेव की तरह एक फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस पिक्चर से हमने दो चीजें सीख ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बिजनेस साइकिल एक वेव की तरह होता है और एक सिंक्रोनिक होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, जैसा कि अपने पिक्चर में देखा था कि अप डाउन ये होता है। अब आइए हम देखते हैं, इससे समझ लेते हैं। इट इज अ सिंक्रोनिक, ये सिंक्रोनिक होता है। सिंक्रोनिक का मतलब हुआ कि जब एक इंडस्ट्री में मंदी आएगी, एक इंडस्ट्री में डाउन होगी, तो उसकी जो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री होगी वो भी डाउन हो जाएगी। यानी एक इंडस्ट्री के डाउन होने से ऑल ओवर द इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका ये बिल्कुल नहीं है कि एक इकोनॉमी से पूरी होल इंडस्ट्री मतलब वो डाउन हो जाएगी, नहीं, होल इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे एक इकोनॉमी मतलब जैसे एक इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो 4 व्हीलर बनाती है, तो जो 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है वो असेंबल कर रही है, वहां पे क्या कर रही है, असेंबल करने वाली कंपनी है, मतलब जो उसके स्पेस पार्ट को है वो असेंबल कर रही है, ऐसी एक कंपनी है। तो अगर उसमें मंदा आ जाएगा, सेल कम होगी, यानी सेल डाउन हो जाएगी। जब सेल डाउन हो जाएगी, कॉस्ट मतलब जैसे मान लीजिए वो पहले 10 लाख में बिक रही थी, अब वो 8 लाख में बिकने लगी। ठीक है, जैसे पहले मान लीजिए वो कैसे बिक रही थी, 8 लाख में बिक रही थी, पहले वो 8 लाख में
मतलब 8,000 में बिक रही थी, अब वो चीज क्या हुआ 7 लाख में बिकने लगी। मतलब इस 7,000 में मान लो वो उसकी जो बिक्री है वो 7,000 में होने लगी। जब ये 7,000 में होने लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेयर पार्ट्स मतलब जिस भी कंपनी से लिए होंगे तो उससे क्या हुआ, जिस कंपनी से स्पेयर पार्ट लेकर के आ रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब उसके स्पेयर पार्ट्स में भी क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। जब ये स्पेयर पार्ट सस्ता हो जाएगा तब फिर क्या होगा, जब स्पेयर पार्ट सस्ता हो जाएगा तब क्या होगा, वो इंडस्ट्री भी जो स्पेयर पार्ट बना रही है वो इंडस्ट्री भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। जब वो इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी तो फिर वहां पर जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय नियुक्त कर रखे हैं तो उनको सैलरी भी वो कम देगा। और इस तरह से क्या होगा, देखते देखते वो इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी तो फिर वहां पे जो रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री से आ रहा होगा, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा होगा तो वो भी इफेक्ट होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑल द इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जो ऑल द इंडस्ट्री हैं वो सेम टाइम पे क्या होंगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड होंगी। ठीक है, यानी डाउनवर्ड या अपवर्ड, यानी अगर एक इंडस्ट्री अपवर्ड होती है तो ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री अपवर्ड हो जाएगी। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था कि एक क्या है, एक वेव लाइन, वेव की तरह है। तो ये कैसा है, जैसे अप हुआ डाउन हुआ, एक क्या है, एक वेव की तरह। तो इसमें एक वेव लाइक मूवमेंट है। साइक्लिंग फ्लक्चुएशंस आर द रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग नेचर में यानी वेरियस फेसेस में एक क्या है, रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कि एक ही फेस बार बार आ रहा है। जैसे पहले रेड वाला देखिए डाउन गया, फिर रेड वाला फिर डाउन गया, ग्रो वाला अप गया, ग्रोथ वाला अप गया। तो एक क्या है, ओवरऑल क्या है कि एक रिकरिंग नेचर का है, यानी अप डाउन इसमें आता रहता है। ठीक है, देयर इज नो इनडिफिनिट डिप्रेशन और इंटरवल बूम पीरियड। इसमें कोई भी इनडिफिनिट, इसमें कोई भी क्या होता है, इनडिफिनिट डिप्रेशन नहीं होता है। मतलब इनडिफिनिट डिप्रेशन नहीं होता है, ना ही इसमें कोई इनडिफिनिट डिप्रेशन और बूम। इसमें मतलब कहने का मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि एक कोई पता नहीं रहता है कि कितने दिनों तक इसका अप रहना है, कितने दिनों तक इकोनॉमी डिप्रेशन में रहनी है, कितने दिनों में बिजली साइकिल डिप्रेशन में रहना है और कितने दिन किस में रहना है, बूम में रहना है। यानी इज नो डिफिनेट, मतलब ये अनिश्चित नहीं होता है डिप्रेशन का ए और इथेनॉल बूम, यानी डिप्रेशन और ये अनिश्चित होता है। अब कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि देयर इज नो इनडिफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड। ये जो इसका पीरियड होता है ये कब आएगा हम नहीं पता, कितने दिनों के बाद आएगा हम नहीं आएगा, लेकिन जो इसमें डिप्रेशन है वो क्या होगा, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब है एक ही चीज, मतलब डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ऐसा नहीं कि अनिश्चित समय तक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर बूम होगा तो बूम अनिश्चित समय तक नहीं रहेगा, यानी डिप्रेशन के बाद में रिकवरी होगी और वो बूम पे आएगा। बूम आया तो रिसेशन होगा, यानी मतलब ना तो डिप्रेशन कभी निश्चित रहेगा और ना ही बूम निश्चित रहेगा। बिजनेस साइकिल और परवेसिव इन देयर इफेक्ट्स। अगर बिजनेस साइकिल के इफेक्ट की बात करें तो एक क्या होता है, एक बहुत व्यापक इफेक्ट पड़ता है इसका। अप डाउन मूवमेंट आर नॉट द सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल यानी अप और डाउन है बिजनेस साइकिल में, वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, लगा मतलब सम्मित नहीं है, मतलब समान नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो अप और डाउन मोमेंट है तो ये कोई सिस्टम नहीं है कि कितने दिनों तक
कैसा क्या रहेगा, कितने दिन तक मतलब अप रहेगा, कितने दिनों तक डाउन रहेगा। यानी द डाउनवर्ड मूवमेंट आर मोर सडन वायलेंट देन अपवर्ड। इसमें क्या होता है कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है और वायलेंट होता है, ठीक है। लेकिन अपवर्ड जो होता है वो थोड़ा स्लोली स्लोली होता है। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर कोई भी इकोनॉमी डाउन होती है तो वो एकदम से डाउन हो सकती है, मतलब उसका जो डाउन होने की प्रक्रिया होगी, डाउन होने का जो ड्यूरेशन होगा वो कम होगा और उसको फिर से लाइन पे लाने पे, पटरी पे लाने के लिए उस इकोनॉमी को थोड़ा टाइम लगेगा। इसके फेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस मतलब फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फेस इसमें इसके 4 फेस होते हैं। बिजनेस साइकिल के दोस्तों कितने फेस होते हैं? 4 फेस होते हैं। 4 फेस में पहला फेस होता है बूम, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन, चौथा होता है रिकवरी। तो अगर हम बूम की बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुल यूज्ड। इस बूम जब सिचुएशन होती है इकोनॉमी में क्या होता है, बूम जब सिचुएशन होती है इकोनॉमी में तो क्या होता है, कैपेसिटी इज फुली यूज। मतलब जो भी फर्म है उसकी जो कैपेसिटी है, जो काम करने की क्षमता है, जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो क्या होती है, फुली यूज होती है और मैक्सिमम लेवल पे होती है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है और नॉर्मल प्राइस से कहीं ज्यादा उसकी बिक्री होती है। मतलब उसकी जो वस्तुएं होती हैं, जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, तो वो प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होती है, गिविंग हायर प्रॉफिट। जिससे क्या होता है कि फर्म को हायर प्रॉफिट मिलता है और जब तब उस पर मिलता है तब उस पर क्या होता है कि हायर वेज रेट भी होता है। तब जो उसने एम्प्लॉइयों को नियुक्त कर रखा है, जो उसकी लेबर है, उस लेबर को ज्यादा से ज्यादा पैसे भी वेज भी देती है। तो द बूम और प्रॉस्पेरिटी रीच एट अ पीक। ये क्या होता है कि ये मतलब पीक लेवल पे पहुंच जाती है। किस लेवल पे पहुंच जाती है? पीक लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बूम होता है, बूम जो सिचुएशन होती है, ये सबसे अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सबसे अच्छी भी सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि बूम के बाद में फिर रिसेशन आना निश्चित होता है, ठीक है। हमने बूम के बारे में देख लिया कि बूम वो सिचुएशन होती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेबर कॉस्ट भी मतलब लेबर को मतलब जो एम्प्लॉयर है वो वेजेज भी ज्यादा देता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। दूसरा होता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब हुआ स्लो डाउन इन इकोनॉमी एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ होल। मतलब इसमें क्या होता है कि एक स्लो डाउन आता है, क्या आता है, स्लो डाउन इकोनॉमी एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ होल। मतलब होल इकोनॉमी में क्या होता है, स्लो डाउन आ जाता है। प्रोडक्शन मेजर्ड बाय द जीडीपी एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। मतलब इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो मेजर किया जाता है किसके द्वारा, जीडीपी के द्वारा और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब है रिसेशन ये स्लो डाउन मूवमेंट होता है, बिजनेस साइकिल का स्लो डाउन मूवमेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि मंदी आना शुरू हो जाती है, यानी मंदी इसमें आ जाती है। और यही एक फेस खतरनाक फेस होता है। इस फेस खतरनाक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय होती हैं उनको रिट्रेंच किया जाता है इसी फेस में, रिसेशन फेस में ही रिट्रेंच किया जाता है, यानी उनको नौकरियों से निकाला जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की। जो इसका तीसरा फेस होता है वो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज सस्टेंस। मतलब डिप्रेशन क्या होता है, मतलब डिप्रेशन क्या होता है, एक सस्टेंड होता है। सस्टेंड होता है, ये काफी दिनों तक निश्चित रहता है। मतलब सस्टेंड होता है, मतलब इससे ज्यादा नीचे फिर नहीं जा सकता। डिप्रेशन इज द लास्ट, डिप्रेशन क्या है, लास्ट स्टेज होती है, मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए इसको कहते हैं डिप्रेशन इज सस्टेंड लेवल पे रहता है। लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड in economy activity in one or the more economy severe economy downward come into the being situation financial crisis and bank failure, ठीक है। कहने का मतलब है यही एक वो सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, यही एक वो सिचुएशन है जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और बैंक्स जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं।
ठीक है। ये डिप्रेशन, प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लॉसेस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डिप्रेशन की स्थिति में क्या होते हैं, वो कहते हैं कि जो उनके पास में माल पड़ा होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तब वो कहते हैं कि चलो जिस भाव में बिक रहा है उस भाव में वो बेचने के लिए, उस रेट पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो थी वो 100 रुपए आ रही थी, उसकी कॉस्ट जो थी वो 100 रुपए आ रही थी, लेकिन अब 100 रुपए तो नहीं मिल रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिप्रेशन में है, तो तब क्या होगा, वो उसको कम यानी 100 रुपए की कॉस्ट थी 50 रुपए में ही बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। जनरल डिमांड इज फॉल फास्टर देन प्रोडक्शन। जो जनरल डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है, यानी डिमांड गिर जाती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है। सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। रिकवरी, रिकवरी फेस एक ग्रोथ फेस होता है। रिकवरी फेस क्या होता है, एक रिकवरी फेस एक क्या होता है, एक ग्रोथ फेस होता है। रिकवरी फेस क्या होता है दोस्तों, एक ग्रोथ फेस होता है, जिसमें क्या होता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन फेस डज नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली। अब जैसा कि कहने का मतलब है कि कोई भी चीज इसमें स्टेबल नहीं रहती। जैसे बूम स्टेबल नहीं रहा था, बूम के बाद में रिसेशन आना निश्चित था, इसी तरह से रिसेशन भी डेफिनेट नहीं रहेगा, रिसेशन भी खत्म होगा और डिप्रेशन आएगा। अब डिप्रेशन भी निश्चित नहीं रहेगा, डिप्रेशन फेस डज नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली, मतलब जो रिकवरी फेज, जो डिप्रेशन फेज है वो भी हमेशा डिफिनेट नहीं रहेगा, मतलब इनडिफिनेट टाइम तक नहीं रहेगा, मतलब उसमें भी बदलाव आएगा। और इस बदलाव के कारण क्या होगा कि जो इकोनॉमी होगी वो फिर से अपवर्ड होगी, यानी फिर से क्या होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, फिर से इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इस फेज में क्या होता है कि बैंक स्टार्ट टू लेंड एट लो रेट, मतलब बैंक क्या करती है इस फेज में, जब रिकवरी का फेज आता है तो उस समय बैंकें क्या करती हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको कम लेने लगती है, मतलब लेंडिंग जो है, लोन जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने लगते हैं रिकवरी की स्टेटस पे। जैसे कि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि लास्ट ईयर जब कोरोना आया तब क्या हुई, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, 23% हमारी माइनस में इकोनॉमी चली गई। तो उसको कवर करने के लिए उस इकोनॉमी, तो वो हमारा हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि वो डिप्रेशन स्टेटस थी, वो क्या थी, डिप्रेशन स्टेटस थी। उसके बाद में फिर बैंकों ने क्या किया कि सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, जो भी लोन थे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, ताकि लोगों के पास पैसा जाए और वो अपनी बिजनेस चलाएं और अपनी रिकवरी करें। ठीक है। आइए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा पूरा एक साइकिल है, बिजनेस साइकिल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिकवरी होती है। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा फेस कौन सा होता है, रिकवरी वाला फेस होता है, यानी ग्रोथ वाला फेस होता है, जिसमें लॉस की कोई टेंशन नहीं होती है। रिकवरी से क्या होगा, बूम होगा, बूम से क्या होगा, रिसेशन होगा, रिसेशन से क्या होगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन से फिर रिकवरी होगी, फिर बूम होगा, फिर रिसेशन होगा। ये इसकी समरी है। ये क्या है, फेसेस ऑफ बिजनेस की समरी है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसको पूछ लिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसका सिस्टमेटिक क्या है, मतलब इसकी सीरीज क्या है, मतलब ये किस ऑर्डर में है, मतलब किस ऑर्डर में होते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल में उसमें दिया रहता है कि रिकवरी, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन, डिप्रेशन, बूम, रिसेशन, रिकवरी। तो इसको याद करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है आरबीआरडी, आरबी आरबीआरडी, इसको याद करने का ये अच्छा तरीका है, आरबीआरडी याद कर लो। अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ पर आर और आर में हो जाएगा। ठीक है, आर और आर में हो जाएगा, यानी आर पार इधर क्या है, रिकवरी है, इधर आर पार क्या है, रिसेशन। ठीक है, तो आर आर, ठीक है, ये हमारा रिकवरी से शुरू होता है, लेकिन इसका ओवरऑल जो खेल है वो कहां से शुरू होता है, बूम से शुरू होता है।
ओवरऑल खेल जो है कहां से शुरू होता है, ओवरऑल जो गेम होता है वो कहां से शुरू होता है, बूम से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ए ना होकर के इस तरह से आ जाता है एग्जाम्पल, जैसा कि हमने बताया कि रिकवरी से शुरू हो जाएगा, कहीं रिसेशन से शुरू हो जाएगा, कहीं डिप्रेशन से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको जो उसका सही तरीका है वो सही तरीका क्या है, बी आर डी आर, यानी बूम आया, रिसेशन आई, डिप्रेशन आई। यानी इसको याद करने का अगर हम तरीका करें, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं बॉर्डर, क्या कर सकते हैं, बॉर्डर, इसको हम बॉर्डर, बॉर्डर में क्या करेंगे, इसमें जो वोबल है उनको हटा देंगे, बाकी हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्लियर नहीं आया था, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा। इसका थोड़ा हम क्लियर देख लेते हैं क्या है। जैसे इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, यहां पर हम लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, क्या लिखेंगे, बी ओ आर डी और ई और आर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे। अब इसमें बॉर्डर लिख लिया, याद करने का तरीका क्या है, जो बोबिल है इसमें ओ और ई, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बोबिल को क्या बोबिल को हटा देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, इसको बोबिल को हटाया, अब क्या बचा हमारा, बी आर डी आर, यानी बी का मतलब बूम, आर का मतलब रिसेशन, यानी सेकेंड आर का मतलब रिसेशन है और फोर्थ आर का मतलब रिकवरी है। ठीक है, आगे इस चैप्टर को हम थोड़ा समराइज करके देख लेते हैं कि समराइज करके क्या देखते हैं कि बिजनेस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल। बिजनेस साइकिल को हम इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। बिजनेस साइकिल रेफर टू इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशंस इन द प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ और ईयर्स। इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक वाइड जो फ्लक्चुएशंस होते हैं प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो काफी समय के लिए हो सकते हैं, ईयर्स में हो सकते हैं, मंथ में हो सकते हैं। बिजनेस साइकिल सिंपली मीन्स द होल कोर्स ऑफ एक्टिविटी पासेस थ्रू द फेसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। मतलब बिजनेस साइकिल का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि किसको कहते हैं, बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, द होल कोर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी पासेस थ्रू द फेसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। मतलब जब कोई भी एक्टिविटी है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, होल बिजनेस एक्टिविटी है, वो प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन के फेज से जो निकलती है उसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब बिजनेस साइकिल 4 तरह के होते हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है एंड रिकवरी है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और उनको बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। Thank you.